की बात सच के साथ। नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायकों की पाठशाला पर। दरअसल लोकतंत्र तभी मजबूत है जब सदन में जनप्रतिनिधियों का आचरण सदन की गरिमा के अनुकूल हो और सदन के बाहर उनका आचरण भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, और इसी पर पूरा लोकतंत्र टिका हुआ है। आज हम इस पर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है उसमें नए विधायकों ने एक तरह से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी ने उनको ये पाठ पढ़ाया है कि किस तरह से वो सदन के भीतर अपना व्यवहार रखें, किस तरह से सदन की चर्चाओं में भाग लें और सदन में सर्वाधिक समय पर मौजूद रहें। अगर आपको विधायक बनना है तो आप भले ही सदन में ना आए, विधायक तो आप बन ही गए, कम आए, लेकिन अगर आपको प्रदेश का लीडर बनना है तो फिर आपको सदन की कार्रवाई में भाग लेना चाहिए। और ये भी उन्होंने कहा कि कौन अध्यक्ष चाहता है कि उसके कार्यकाल में किसी सदस्य को सदन के बाहर किया जाए या सस्पेंड किया जाए या उस पर कार्रवाई हो, लेकिन जब आचरण गरिमा तोड़ देता है, तटबंध तोड़ देता है, तब इस तरह की कार्रवाई करनी पड़ती है जो सबके लिए पीड़ादायक होती है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि विधायकों की पाठशाला तो ठीक है, सदन के भीतर उनका आचरण कैसा हो ये भी ठीक है, लेकिन हम बतौर मीडिया ये जरूर कहेंगे कि सदन के बाहर उनका आचरण कम से कम भ्रष्टाचार के खिलाफ हो और नौकरशाही और जनता से उनका कैसा व्यवहार हो ये भी होना चाहिए। इस पर भी बातचीत हो ताकि लोकतंत्र मजबूत हो। चर्चा की शुरुआत करने से पहले इस मुद्दे पर लोकसभा अध्यक्ष ने क्या कहा, मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष क्या कहते हैं, नेता प्रतिपक्ष क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कहते हैं, संक्षेप में उनको सुनते हैं और फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। आपको ये और बता दूं कि हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं मध्य प्रदेश तो क्या देश के वरिष्ठ समाजवादी चिंतक और राजनेता रघु ठाकुर जी। हर कोई उनको जानता है। आज हम अपने दर्शकों से भी उनका परिचय करा देते हैं। इसके साथ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार जयंत तोमर जी हमारे साथ हैं और टेलीफोन लाइन पर रहेंगे हमारे साथ सामाजिक सरोकार से जुड़े, खासतौर से देहात की बात करें, रमेश सिंह जी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर रहेंगे। चर्चा शुरू करें उसके पहले सुनते हैं राजनेताओं ने इस मुद्दे पर क्या कहा। बिरला जी को कई बार ट्रेनिंग पे देखा है, पहली बार रूबरू हुआ हूं। घंटी बहुत तेज बजाते हैं तो पीछे से भी भटकता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है आपकी कि आप मुद्दों से लोकसभा को कभी भटकने नहीं देते, तो समय का विषय ध्यान रखते हैं आप। घंटी से मतलब ऑपरेशन। तो मुझे लगता है इस मध्य प्रदेश विधानसभा को भी ये आवश्यकता है। आप चूंकि नरेंद्र सिंह जी काफी अनुभवी है, मैं इनसे बात कर रहा था तो जिस प्रकार से का उद्बोधन सुना, मुझे लगता है कि आने वाले समय में हर विधायक को भी मौका मिलेगा, विषयों पर बात होगी, ऐसा मुझे आपसे विश्वास है। जैसा आपने विश्वास और भावना अपने सबको अवगत कराया है। बहुत सारे विधायकों को आप देखेंगे जो सभी नियमों का पालन करते हुए विधानसभा की गरिमा का भी ध्यान रखते हैं और अपने दायित्व की भी पूर्ति करते हैं और साथ ही साथ अपने क्षेत्र के लिए भी अच्छा परिणाम देने का काम करते हैं। लेकिन मैं इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी हैं तो उनकी उपस्थिति का लाभ जरूर लेना चाहता हूँ। तो स्वाभाविक रूप से विधायकों के निवास की तकलीफ, इसलिए विधायकों के लिए निवास का नया प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश की सरकार अगर ले लेगी तो आने वाले कल में विधायकों को रहने की, निवास करने की, अपना कामकाज करने की बहुत सुविधा मिल जाएगी। कई अवसर पे पार्लियामेंट को देखने का मौका मिला है, लेकिन बड़े से बड़े विषयों पे जितनी सरलता के साथ पक्ष विपक्ष को आपने अपने साथ खड़े करके हमारी संसदीय कार्यप्रणाली का, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर का जो मान बढ़ाया है, मैं आपका मध्य प्रदेश की धरती पर अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। क्या पक्ष क्या विपक्ष सब सम्मान के साथ और सहिष्णुता के साथ जिस ढंग से आपके उस हर एक स्टेट का, हर एक भाव का
और जिस प्रकार से आपने प्रत्येक संसदीय कार्य की व्यवस्थाओं को जिसने आपने बांटा, मैं वास्तव में आपका हृदय से आभार मानता हूँ। 16वीं विधानसभा में करीबन 30% 69 माननीय सदस्य पहली बार चुका है। कई माननीय सदस्य ऐसे भी हैं जिनको मंत्री बनने का अनुभव के लिए, लेकिन राज्य विधानसभा में पहली बार चुन कर आए हैं। तो निश्चित रूप से जो चुनकर आए हैं पहले भी और जो कई बार विधायक हो चुके हैं, उन सबको आज के कार्यक्रम के माध्यम से हमें नए अनुभव, नए ज्ञान का लाभ मिले। अनुभव, ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसको जब मिले, जिस समय मिले, प्राप्त करते रहना चाहिए। इसलिए हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम जितना अनुभव जनता से प्राप्त करें, उनसे सीख से प्राप्त करें, उस अनुभव ज्ञान का लाभ विधानसभा के माध्यम से राज्य की जनता है। तो हमने सुना, सभी का कहना यह है कि विधायकों को सुविधाएं मिले और सदन में आचरण ठीक हो। इसी के आसपास पूरी चर्चा या पाठशाला केंद्रित थी। बहुत वक्त ना लेते हुए हम सीधे चर्चा पर आते हैं। चर्चा के लिए मौजूद हमारे साथ रघु ठाकुर जी, जयंत तोमर जी और टेलीफोन लाइन पर है रमेश सिंह जी। आप सभी का फिर स्वागत है। एक बार चर्चा की शुरुआत रघु जी आपके साथ की। सारा मामला लोकतंत्र का है। विधानसभा में, लोकसभा में लोग कैसे आचरण करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कैसे की जाती है, स्थगन कैसे होता है, ध्यानाकर्षण कैसे होता है, ये सब अपनी जगह है। लेकिन सवाल है कि जो भी चीज़ आप सदन में प्रस्तुत कर रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, वो कितने सलीके से हो रही है, कितनी गरिमापूर्ण तरीके से हो रही है और सदन का संचालन कितने अच्छे ढंग से हो रहा है। इसके साथ साथ सदन के बाहर भी सदन के सदस्यों का आचरण कैसा हो, इस पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे। क्योंकि सदन के भीतर तो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, लेकिन सदन के बाहर विधायक और सांसद एक तरह से खुले हो जाते हैं, वो नियंत्रण के बाहर होते हैं। वहाँ अगर उनका आचरण सादगीपूर्ण हो, नियंत्रित हो, गरिमापूर्ण हो, तो फिर लोकतंत्र मजबूत होगा। आपकी राय इस पूरे मामले में? दरअसल जो संसद के अध्यक्ष ओम बिरला जी ने कहा है, सबसे पहले तो मैं इसी पर आशय करता हूँ कि क्या वो लोकतंत्र की पाठशाला को पाठ पढ़ाने के उपयुक्त शिक्षक हैं या नहीं। मैं ऐसा मानता हूँ कि वो इसके लिए उपयुक्त शिक्षक नहीं हैं, कि उन्होंने हाल ही में जो उदाहरण संसद में दिया है और जो उसकी सफाई देने का प्रयास किया है, वो दोनों ही संसदीय गरिमा के प्रतिकूल हैं। और अगर हम संसदीय इतिहास को देखें 1952 से बात को लेकर के अभी तक का, तो शायद मेरे ख्याल से पहली घटना होगी कि जिसमें इस प्रकार का कदम किसी अध्यक्ष ने उठाया है। जिन सांसदों को उन्होंने निलंबित किया एक बड़ी संख्या में, वो निलंबन करने का आधार क्या है और सांसदों का कहना क्या है। एक गंभीर घटना घटती है कि संसद में एक आतंकवादी जैसा हमला होता है, यद्यपि उतना गंभीर उस ढंग का नहीं था। मैं मानता हूं कि जिन लोगों ने वो हमला किया था, उन लोगों ने एक प्रकार से अहिंसक तरीके का ही इस्तेमाल किया था, परंतु उसको लेके सदन में एक चर्चा की आवश्यकता थी। अच्छा तो ये होता कि अध्यक्ष महोदय प्रधानमंत्री को निर्देश करते कि आप पहले बयान दीजिए, और भी अच्छा होता कि प्रधानमंत्री जी खुद भी अपनी ओर से ये बयान देके सफाई देते कि ये कमी या त्रुटि क्या हुई है। परंतु प्रधानमंत्री जी ने अपने प्रधानमंत्री की और वैधानिक दायित्व की पूर्ति नहीं की। प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का जो होते हैं वो संसद के प्रति जवाबदार होते हैं, संसद उनके प्रति जवाबदार नहीं है, और संसद के जवाबदारी के दायित्व पर वो निर्भर नहीं करते हैं। और अगर सांसद लोग उसकी इसकी अपेक्षा करते हैं, मांग करते हैं, तो इसमें अपराध क्या है, इसमें गलती क्या है। और 150 लोगों को निलंबित करके अगर आप कानून पारित करते हैं, तो आप लोकतंत्र की कौन सा पाठ पढ़ा रहे हैं या कौन से बेहतर लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। दूसरी बात जो मैं अभी सुन भी रहा था
कि इस चर्चा में मुख्य चर्चा इसी पर हुई कि विधायकों के लिए क्या मिलना चाहिए, कौन सा आवास होना चाहिए, क्या सुविधा होना चाहिए। मैं तमाम विधायकों के लिए शुभकामनाएं देते हुए भी ये इस पर थोड़ा खेद के साथ कहना चाहता हूँ कि जो सुविधाएं मिल रही हैं विधायकों को, क्या ये सुविधाएं आज कम हैं? क्या ये सुविधाएं लोकतंत्र की ज़रूरतों के हिसाब से कम मानी जाएंगी? और जो सुविधाएं मिल रही हैं इसके बाद भी आज संसद या विधानसभा का जो परिणाम है वो क्या आ रहा है? मैं आपको याद दिलाऊं राघवेंद्र जी कि एक ज़माने में जब संविधान सभा थी जिसके सदस्य लोग बड़े बड़े लोग थे, वो लोग दिल्ली के वेस्टर्न कोर्ट में रहते थे एक कमरे के अंदर। उसके बाद का भी हमको याद है कि उसके बाद में जो संसद बनी जिसमें खुद प्रधानमंत्री उस जमाने के जवाहरलाल जी थे या और लोग भी रहे, तो एक ब्लॉक में एक कमरे में हमारे सांसद लोग रहते थे। आज स्थिति ये है कि एक एक सांसद के पास में दो दो ब्लॉक हैं। आज स्थिति ये है कि निजी तौर पे मकान ले लिए गए हैं और सरकार ने उपलब्ध कराए हैं, बराबर के दिए जा रहे हैं। यही स्थिति मध्य प्रदेश की विधानसभा की भी है कि विधानसभा में हमारे जो पुराने विधायक लोग हैं उन सबके लिए यहाँ पर ज़मीनें आवंटित की गई हैं, सब पूर्व सांसदों ज़मीनें आवंटित की गई। सारा का सारा जो न्यू मार्केट है वो आज पूर्व सांसदों पूर्व विधायकों के द्वारा जो उनको ज़मीनें दी गई नाम मात्र की दरों के ऊपर, उसमें किराए के मकान चलाए जा रहे हैं, किराए के संस्थान चलाए जा रहे हैं और किराया कमा के वो लोग काम कर रहे हैं। क्या ये उचित है? क्या ये कानून संगत है? आप एक तरफ ये कहते हैं, कानून एक तरफ कहता है कि किसी भी सरकारी ज़मीन या सरकारी मकान के ऊपर आप कोई धंधा व्यापार नहीं कर सकते, पर आप धंधा व्यापार वहाँ कर रहे हैं और सब लोग देख रहे हैं। और तो छोड़िए, दलों के लिए जो ज़मीनें आवंटित की गई हैं उनके मकानों में लाखों करोड़ रुपया किराए का आ रहा है, ये स्थितियाँ हैं। तो इसलिए सुविधाओं की बात करना केवल ये बहुत तर्कसंग्रह, ये बात भी एक प्रकार का संतुष्टिकरण हो सकता है कि विधायकों को खुश किया जाए कि हाँ हम आपकी सुविधा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वगैरह वगैरह। दूसरी बात यह है कि संसद की नियमावली को पढ़ाना, नियमावली को पढ़ना जरूर चाहिए और उसका इस्तेमाल भी करना चाहिए, पर संसद के जो या विधानसभा के जो हमारे विधायक लोग हैं इनका जो आचरण है वो संसद के और विधानसभा के बाहर कैसा होना चाहिए, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। इसलिए कि बाहर के आचरण में वो भीतर की शब्दावली में बहुत समझ जोड़ा होता है। अगर एक विधायक जो बाहर रहने के बाद अपनी सुविधाओं का दुरुपयोग करता है, अपने स्थान का या पद का दुरुपयोग करता है, अपने लिए अर्थोपार्जन करता है, अपने भविष्य के आगे के चुनाव के लिए करोड़ों रुपये इकट्ठा करता है, तो फिर वो विधानसभा में कौन सी ईमानदारी की बात कर सकता है या क्या वो सरकार से कभी टकरा सकता है, सरकार के सारे बोल सकता है? विधानसभा में विधायकों के दो हिस्से हैं, एक सरकारी पक्ष है। सरकारी पक्ष की स्थिति ये होती है, आमतौर पर देख रहा हूँ, और अब जब दलीय लोकतंत्र करीब करीब खत्म होने की स्थिति में आ गया है, खत्म से ऐसा ही हो चुका है, तो जो सरकारी पार्टियों के विधायक हैं उनके पास विचारों के बोलने को यही होता है कि हमारी सरकार बहुत बढ़िया चल रही है, हमने ऐसे वो काम सब ठीक किया है। बिल्कुल। और वो कभी सरकार की कोई आलोचना करने की हिम्मत नहीं करते। मैं आपको डॉक्टर लोहिया का एक उदाहरण याद दिलाता हूँ। लोहिया ने कहा कि हम दूसरों की आलोचना करें ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं, तो ठीक है, परंतु देश तब सुधरेगा, लोकतंत्र तब मजबूत बनेगा कि हम अपने घर में भी अपने लोगों की गलतियों की आलोचना करना शुरू करेंगे। बिल्कुल। तो आज वो विधायकों के पास साहस नहीं है। जो प्रतिपक्ष के विधायक लोग हैं आज उनकी भी स्थिति अधिकांश तौर पर यह है कि वो सरकार के मंत्रियों के पास अपने निजी कामों को लेकर जाते हैं, उनके यहाँ पहुँचते हैं और उसके चलते जो उपकृत होते हैं तो वो बहुत सारे प्रकार के दुष्परिणाम उसके होते हैं। बिल्कुल। दरअसल रघु जी, हम चर्चा के दूसरे दौर में यही पूछेंगे कि जो सत्ता पक्ष है वो तो आलोचना नहीं करेगा, लेकिन जो प्रतिपक्ष है वो भी तो उतनी ताकत से आलोचना नहीं कर पा रहा है। आलोचना करने के लिए आलोचना करे ऐसा नहीं पहले होता था। पहले तथ्यों के आधार पर आलोचना होती थी, सबूत के आधार पर लोग बात करते थे। चूंकि अब तथ्य और सबूत तो नहीं होते हैं, आलोचना बड़ी हल्की किस्म की होती है, इसलिए सत्ता प्रतिपक्ष को खारिज कर देता है और जनता के बीच उनका असर कम होता है, इसलिए वो
बात को, ना तो सरकार देखिए आलोचना करने को राघवेंद्र जी 3 चीजों की चाहिए योग्यता। मैं लौटूंगा अगले दौर में आपसे पूछूंगा कि इसके लिए क्या जरूरी है। अभी हमारे साथ जुड़े हैं रमेश सिंह जी टेलीफोन लाइन पर। रमेश जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ रमेश जी, आपकी आवाज आ रही है? जो विधानसभा में विधायकों की पाठशाला, जिस पर रघु जी ने विस्तार से शुरुआत में बताया कि किस तरह से सदन में सत्ता और प्रतिपक्ष के लोगों को काम करना चाहिए, उसमें एक मुद्दा ये भी आया कि जो सुविधाएं सत्ता विधायकों को मिलती है या सांसदों को मिलती है, क्या वो पर्याप्त नहीं है? सांसद विधायकों को आप कितनी भी सुविधा दे दें, उनका मन ही नहीं भरता। पहले रघु जी ने कहा कि बहुत छोटे से ब्लॉक में कई प्रतिनिधि एक साथ रहते थे, अब हर एक सांसद को, विधायकों को एक एक ब्लॉक मिल गया है, एक एक फ्लैट मिल गया है, निजी आवास के लिए जमीनें उपलब्ध करा दी गई सस्ती दरों पर, उनको मकान बनाकर भी दे दिए गए और उसका व्यावसायिक इस्तेमाल होता है। पेंशन मिल रही है, वो तो अलग बात है और उस पर देश भर में चर्चा है कि पेंशन बंद होनी चाहिए, सुविधाएं कम होनी चाहिए। क्योंकि रमेश जी, जो विधायक या लोकसभा का चुनाव हार जाता है वो राज्य तभी तो अपनी राजनीति करता है और जनसेवा करता है। तो जीतने के बाद आपको कितना चाहिए, कितनी पेंशन चाहिए? और पेंशन एक दिन भी अगर आप हो जाते हैं, उस पद पर प्रतिनिधि बनते हैं विधानसभा के, लोकसभा के, आपको ताउम्र पेंशन मिलती है, पत्नी को मिलती है। इस पर आपकी राय? इस पाठशाला में सदन के भीतर का आचरण करने के लिए तो एक तरह से अध्यापक की या हेड मास्टर की भूमिका में अध्यक्ष होते हैं या सभापति होते हैं, लेकिन सदन के बाहर जो विधायक और सांसद घूमते हैं बिल्कुल निर्द्वंद होकर, उन पर कौन नजर रखेगा? और उनके आचरण पर लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्षों को भी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि सदन के बाहर भी वो विधानसभा या लोकसभा के एक तरह के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। आपकी राय? राघवन जी, इसी चैनल पे अपन ने एक बार चर्चा की थी कि बहुत सारे ऐसे विधायक है देश भर में जो 6-6, 7-7 और 8-8 पेंशन ले रहे हैं। तनख्वाह अलग ले रहे हैं, पेंशन अलग ले रहे हैं। और जो व्यवस्था, जो जब विधायक होते हैं तो उस वक्त जो सुविधाएं होती है वो अलग होती है, वाहन का भत्ता अलग होता, दुनिया भर के भत्ते अलग होते हैं। अब सदन के अंदर की बात तो छोड़ दीजिए, बाहर की बात करें तो बाहर विधायकों की हालत ये है कि पिछले 70 साल में ढर्रा इतना बिगड़ा है कि प्रशासन के एक एक बिंदु पे उनकी दादागिरी चलती है। और मैं अब यहाँ कहना नहीं चाहता कि वो उन सुविधाओं के अलावा भी किस किस तरह से कमाते हैं। अधिकारियों से जो निर्माण कार्य होते हैं उन, अब मैं इसमें क्षमा चाहता हूँ अगर किसी को बुरा लगे तो, जो निर्माण कार्य होते हैं उनमें उनका कमीशन होता है। इसके बाद भिन्न भिन्न लोगों के काम लेके जाते हैं मंत्रियों के पास, प्रशासनिक अफसरों से काम कराते हैं उससे। यानी एक विधायक 5 साल में पूरी ये कोशिश करता है कि वो करोड़ों कमा के अगले चुनाव तक की व्यवस्था कर ले। तो बाहर का जो व्यवहार है वो ये है। इसके बाद एक तानाशाही होती है विधानसभा क्षेत्र में उसकी, और वो उसके कार्यकर्ता, उसके रिश्तेदार सब मिलकर जिस तरह की तानाशाही करते हैं, न्याय नाम बचता नहीं है। मतलब थानों में, सिर्फ थानों में, तहसीलों में सिर्फ उन्हीं की सुनवाई होती है जो सत्ता पक्ष के होते हैं, विधायक से संबंधित होते। तो ये जो व्यवहार है, भ्रष्टाचार, तो खैर अब उस पर तो चर्चा ही नहीं कर सकते क्योंकि वो तो एक खुला तथ्य है। तो ये जो व्यवहार है, ये व्यवहार, मैं आपको एक स्पष्ट बात बताऊं कि पिछले, जैसे कोई व्यवस्था चलती है तो उसमें निरंतर सुधार आना चाहिए, लेकिन पिछले 70 सालों में मैं देख रहा हूं कि पहले कुछ मतलब अव्यवस्थाएं कम थी, बढ़ते बढ़ते अब वो बढ़ रही है। तो ये इस बात का संकेत है कि जो संसदीय व्यवस्था है जो हमारी विधानमंडलों की संसद की, इस व्यवस्था में एक आमूलभूत परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए और सरकार मन बनाए, राजनीतिक दल मन बनाए। इसमें आज मैं देख रहा हूँ किसी भी राजनीतिक दल का बिल्कुल मन नहीं है। वो चाहते हैं कि यही व्यवस्था रहे, चाहे सरकार में हो चाहे विपक्ष में हो, वो व्यवस्था को बदलना नहीं चाहते क्योंकि उनको एक बहुत बड़े ग्राउंड की जरूरत होती है अपनी मतलब दलीय राजनीति खेलने की। और भारत में लोकतंत्र एक प्रकार का भूततंत्र हो गया है और इससे कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी नेता बाहर नहीं निकलना चाहता। आप देखिए अमेरिका में अमेरिकी कांग्रेस का कोई भी सांसद, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव का हो चाहे वो कांग्रेस का हो, मंत्री नहीं बन सकता। मंत्रियों को वो बाहर से लेते हैं। तो जब वो मंत्री की बनने की जो चाहत उनके अंदर पैदा ही नहीं होती तो उनका व्यवहार एक अलग प्रकार का होता है। मैं आप जी जल्दी से पूरी करें बात।
हाँ रमेश जी, बात पूरी करिए। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को निजी दुश्मनी में बदलने के कई उदाहरण देख रहे हैं हम। दलीय राजनीतिक हितों को संभालने के लिए अभद्र भाषा और भाषा की गरिमा, धैर्य, संयम, इन सब को त्याग चुके हैं सांसद और विधायक टोटली। आज की व्यवस्था में मतलब संसद और विधायक जो विधानमंडल है वो अखाड़ा बन गए कुश्ती का। तो इस व्यवस्था में बदलने के लिए राष्ट्रीय स्तर पे इस पूरे स्ट्रक्चर को बदला जाना चाहिए और इस पे एक मतलब ऐसी बहस हो राष्ट्रीय स्तर पे कि जिसे भारत के राजनीतिक दल भी स्वीकार करें। बिल्कुल, ये बड़ी बात है तोमर जी। दरअसल सारा मामला ये कि संसदीय आचरण तो अपनी जगह है, लेकिन राजनेता जो बन जाते हैं, जनप्रतिनिधि, विधायक या सांसद, वो एक तरह से बेईमानी का प्रतीक बन जाते हैं समाज में। सुविधाएं उनको बहुत चाहिए, लोकतंत्र के नाम पर वो दादागिरी भी करना चाहते हैं और विरोध को, जैसा रमेश जी बोल रहे थे, कि वो निजी दुश्मनी में तब्दील करते हैं। जबकि पहले लोकतंत्र में वैचारिक विरोध होता था, लेकिन जो संबंध होते थे वो बड़े मधुर होते थे। अटल जी की बहुत सारे किस्से हैं, आपने लोहिया जी की बात बताई, नेहरू जी के किस्से हैं, इंदिरा जी के साथ और बाकी। तो विधानसभा लोकसभा के बीच में तो आप मतभेद हो सकते थे, लेकिन बाद में वो काफ़ी कुछ एक तरह से समन्वय होता था। तो सदस्यों की जो पेंशन का मामला है, जो करप्शन का मामला है, इस पर भी विधानसभा या लोकसभा के जो अध्यक्ष है उनको नज़र रखने की जरूरत है। अगर शिकायतें आती है तो उस पर कार्रवाई की भी दरकार है। इस पूरे मामले में आपकी राय? राघवेंद्र जी, जिस समय सांसदों की पेंशन की शुरुआत हुई आपातकाल के समय में जी, मधु लमय जी ने कहा कि ये आपातकाल की अवैध संतान है, ये सांसदों की पेंशन। कर्पूरी ठाकुर ने विनोबा भावे को जो चिट्ठी लिखी थी उसमें कम से कम 2-3 पैरा में उन्होंने लिखा कि ये जो शुरुआत हुई है इससे देश में एक नया वर्ग खड़ा होगा जो देश की गरीब जनता के शोषण पर आधारित होगा। ये रमेश जी ने बताया, रघु ठाकुर साहब ने विस्तार से बताया कि कितनी पेंशन आप लेंगे। तो ये जो शुरुआत हुई है आपातकाल के समय से, इसने देश का बड़ा भारी नुकसान किया है और इस पर नए, क्योंकि जैन जी, जो प्रतिनिधि चुनाव हार जाता है, चाहे विधानसभा का इलेक्शन लड़ रहा हो या लोकसभा का, हारने के बाद वो राजनीति करता है ना, वो पूरी राजनीति करेगा, जनता से मिलेगा, तब उसे किसी तरह के खर्च की दरकार नहीं है, कोई सुविधा की दरकार नहीं है। लेकिन अगर वो जीत गया तो फिर उसके सुरखाव के पर लग जाते हैं, फिर उसको सब चीज़ें चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, लैंडलाइन टेलीफोन का अब इस्तेमाल बहुत ही नगण्य हो गया है, लेकिन आप देखिए कि लोकसभा और विधानसभा के सदस्य वो टेलीफोन भत्ता लेते हैं जो 1,500 रुपये इससे ऊपर का होता है। सवाल उस राशि का नहीं है, लेकिन आप बेईमानी से वो राशि ले रहे हैं, ये आपकी नीयत बताता। फिर लोकतंत्र के लिए आप क्या कर रहे होंगे, किस तरह से घुन की तरह आप लगे होंगे, ये भी चीज़ साबित होती है। जी जैन जी। जी बिल्कुल। तो संसदीय आचरण में क्या आता है? संसदीय आचरण में सबसे पहली बात तो आप निर्भीक हों, आप में नैतिक साहस हो, अपने क्षेत्र की, देश की जनता की जो तकलीफें हैं उनको सदन में उठाने की। वहां जाके तो अधिकांश लोग गूंगे दिखाई देते हैं, सदन में तो आवाज दिखाई नहीं देती है, बहिष्कार होता है संसद का, सदन का। इन सारी चीजों को लेके रघु ठाकुर जी ने लंबे समय से बात रखी है। तो संसदीय आचरण में पहली बात तो यही है। और दूसरा, जो विधानसभा और लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो इतने पारदर्शी हों, इतने उदारवादी हों कि हर कोई वहां पे बात रख सके, इसको सुनिश्चित करें। बिल्कुल। जो बात जैन जी कह रहे हैं, रघु जी, चर्चा का आखिरी दौर है, आपसे संक्षेप में जानना चाहेंगे कि ये विचार व्यक्त करने का मामला पूरा एक्सट्रीम पे होता है, या तो गूंगे बन जाते हैं या फिर बायकॉट कर देते हैं, जबकि सदन में चर्चा का रास्ता गरिमापूर्ण तरीके से होना चाहिए और तथ्यों पर होना चाहिए। और जब तथ्य होंगे तो फिर कोई आपको सदन के भीतर रोक नहीं सकता। अगर वो रोकेगा तो आप सदन के बाहर उसके एक तरह से उसको चर्चा में निर्वस्त्र कर सकते, जनता की अदालत में जाकर कर सकते। लेकिन लोग कमजोर हैं, सरकारें भी कमजोर हैं और प्रतिपक्ष के लोग भी कमजोर हैं, इसलिए लोकतंत्र दुर्दशा को प्राप्त हो रहा है। इसकी जो गति वो दुर्गति में बदल रही है। आपकी राय? एक सूचना हम आपको देते हुए इस बात को पाएंगे जी कि मैंने तो विधायकों, सांसदों की पेंशन के खिलाफ और इनको जमीनों के आवंटन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 5 साल स्थगन रखे आदेश किया गया। बाद में एक सरकार के और किसी प्रकार के एक योजना के तहत उसको रद्द करा दिया गया। जी। दूसरी बात है कि मैंने आपसे जो चर्चा शुरू में उसमें कही थी कि विधायकों के लिए अगर एक मिनट का ही वक्त है अपने पास जी, निष्पक्ष भूमिका अदा करना है तो उन्हें 3 चीज़ों की आवश्यकता है जी। एक आवश्यकता है उनके लिए कि उनमें नैतिकता हो, दूसरी आवश्यकता है कि उनमें उनके पास में संसदीय चीज़ों का, नियमों का ज्ञान हो, और तीसरी बात की जो उनकी आवश्यकता है कि वो
तात्कालिक घटनाओं के साथ में या समस्याओं के साथ में उनमें गहराई से जाकर समझने का प्रयास करते हो। आज विधायकों के पास में तीनों चीज़ें नहीं हैं। आज विधायक लोग केवल अपने बनने के बाद अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता करते हैं, अपने धन की चिंता करते हैं, अपने परिवार की चिंता करते हैं। अपवाद हो सकते हैं पर ये आमतौर पर ही स्थिति है। तो लोकतंत्र कैसे सुधरेगा? लोकतंत्र में चर्चा और संवाद जरूरी है जी। बहिष्कार से कोई संवाद नहीं होता है और निष्कासन से भी कोई संवाद नहीं होता है। तो संसद को और विधानसभाओं को बहिष्कार और निष्कासन इन दोनों से बच करके नियमों के आधार पर जनता की संसद या जनता की विधानसभा बनाने का प्रयास होना चाहिए। इसमें यह भी है कि तालियां हमेशा दोनों हाथ से बजती हैं। बहिष्कार और निष्कासन की भी जरूरत नहीं है, लेकिन सदन के भीतर विरोध करने की एक परिपाटी आपको तय करनी पड़ेगी कि आपको गर्भगृह में जाना है, आपको आसंदी पर जाकर कुछ कागज उछालना है या नहीं उछालना है। इस सब के भीतर अगर आप अनुशासन का एक जबरदस्त उदाहरण पेश करेंगे तो फिर निष्कासन और निलंबन से आप बचेंगे, और अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो फिर निष्कासन और निलंबन जो है वो एक तरह से यथोचित हो जाएंगे कि ये बहुत जरूरी था इसलिए करना पड़ा, और आप जनता के बीच में अपनी बात नहीं रख पाएंगे। तो आज की चर्चा को हम ये रोकते हैं। ये विधानसभा की पाठशाला पर हम बात करते हैं, विधायकों की पाठशाला पर, लेकिन ये पाठशाला आगे भी हम चलाएंगे। रघु जी हमारे साथ जुड़ेंगे बार बार, उनका हम दोबारा हमारे चैनल पर आने पर स्वागत करते हैं, आभार प्रकट करते हैं चर्चा में शामिल होने के लिए। जैन जी आपका भी साधुवाद, और रमेश जी चर्चा में आपकी बातचीत दोबारा सुनने का वक्त नहीं है, फिर कभी और आपसे बात करेंगे, इसलिए आपका भी साधुवाद। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। आप सब लोग बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए INTU 24।